आज हम लोग की क्लास कौन सी? इलेक्ट्रीशियन थ्योरी आईटीआई सेकेंड ईयर क्लास 23। इलेक्ट्रीशियन थ्योरी आईटीआई सेकेंड ईयर क्लास 23। इसके पहले हम लोग 22 क्लास डिस्कस कर चुके हैं। जब भी आगे पढ़ने के लिए आइए तो आप पीछे की क्लास, पीछे का जो बुक है, नोट्स जो भी बनाए हुए हैं आप उसका रिवीजन करके आइए, क्योंकि जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सीरीज चालू कर रहे हैं ये सब कॉन्सेप्ट बेस पे होते हैं। यदि पीछे क्लास आप नहीं देख के आएंगे तो हो सकता है आगे की चीज़ें आप कैच ना कर पाएँ। इस क्लास से संबंधित अगर आपको PDF ऑनलाइन मार्क टेस्ट देना है तो आप www.globaliti.org पर जाकर इस सुविधा का लाभ भी ले सकते हैं। चलते हैं आज हम अपने क्वेश्चन की ओर। आज का हमारा पहला क्वेश्चन, ये रहा पहला क्वेश्चन। आप लोग पढ़िए। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? ट्रांजिस्टर सर्किट में फंक्शन का प्रकार क्या है? व्हाट इज द टाइप ऑफ फंक्शन इन द ट्रांजिस्टर सर्किट। मतलब ट्रांजिस्टर सर्किट जो दिखाई गई है इसका क्या फंक्शन है पूछा है। व्हाट इज द टाइप ऑफ फंक्शन इन द ट्रांजिस्टर। जो ट्रांजिस्टर दिखाया गया इसका क्या फंक्शन। देखो ये ट्रांजिस्टर, यहाँ पे एक सोर्स लगा हुआ है, आपका एक सोर्स ये लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है? एक सोर्स यहाँ पे लगा हुआ है, एक सोर्स आपका यहाँ पे लगा हुआ है, दो सोर्स लगे हुए हैं। कौन कौन से? दो सोर्स लगे हुए हैं। यहाँ पे ना किसी प्रकार का कोई रजिस्टर लगा है, ना इंडक्टर लगा है, ना कोई डायक लगा है, ना कोई ट्रायक लगा है। तो इससे एक चीज़ तो क्लियर हो जा रही है कि ये किसके लिए होगा? ये स्विचिंग के लिए होगा। केवल दो सोर्स लगे हुए हैं और यहाँ पे जो ट्रांजिस्टर दिखाया है दो सोर्स के साथ एक ट्रांजिस्टर दिखाया गया है, तो केवल ये किसके लिए होगा? स्विचिंग पर्पज के लिए होगा। अगर इसमें कोई इंडक्टर, कैपेसिटर या कुछ और चीज़ें जो है इसके साथ में ऐड करता है एम्पलीफाई करने के लिए या मॉड्यूलेट करने के लिए, तो हम उन सब पे गौर करते हैं। ये नॉर्मल सोर्स लगाया हुआ है और एक एज अ स्विच की तरीके इस ट्रांजिस्टर का यूज किया हुआ है। तो इसका क्या हो जाएगा? ट्रांजिस्टर सर्किट में फंक्शन का क्या प्रकार है? यह स्विचिंग है, स्विचिंग का प्रकार है इसका। व्हाट इज द टाइप ऑफ फंक्शन इन द ट्रांजिस्टर। तो क्या फंक्शन दिखा रहा है? यह स्विचिंग का फंक्शन दिखा रहा है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है व्हाई नेगेटिव फीडबैक इज रिक्वायर्ड इन एम्पलीफायर सर्किट। एम्पलीफायर सर्किट में नकारात्मक फीडबैक की क्या आवश्यकता होती है? फीडबैक शब्द हमने बताया था। फीडबैक आपके दो प्रकार होते हैं। फीडबैक क्या बोलते हैं? जब आउटपुट का कनेक्शन इनपुट से कर दे, मतलब आउटपुट का जो हमारा है इनपुट के साथ रेफरेंस हो जाए, आउटपुट हमारा इनपुट से संदर्भित हो जाए, तो उसे क्या बोलते हैं हम? फीडबैक होती है। जैसे हमने पढ़ाया, उसके बाद कोई टीचर आपसे पूछता है कि जो सर ने पढ़ाया था, जो सर से जो आपको आउटपुट मिला वो कैसा रहा, तो आप जो सर नहीं आएंगे तो एक प्रकार से वो आप हमारा जो है फीडबैक लेने के लिए आएंगे। किससे? जो बच्चे को हमने पढ़ा के गया हुआ है तो उससे वो फीडबैक लेते हैं कि क्या सर अच्छा पढ़ाएं या नहीं पढ़ाएं। तो वही चीज़ है, मतलब आउटपुट जो मिला है उसको और जो इनपुट दिया गया है उसके साथ रेफरेंस कर दें, मर्ज कर दें, मतलब आउटपुट का जो तुलना है इनपुट से करने लगे हम, तो उसको बोलते हैं फीडबैक, मतलब फीडबैक लेना। ये दो प्रकार का होता है। नेगेटिव फीडबैक, भाई अगर कोई टीचर अच्छा नहीं पढ़ाया तो उसका फीडबैक नेगेटिव आएगा, उसका सिलेक्शन नहीं होगा। यदि कोई टीचर बहुत अच्छा पढ़ाया तो बच्चे जो है उसको रिस्पांस करेंगे सर को या प्रिंसिपल जो भी, उससे पूछेंगे कि जो सर पढ़ा के गए हैं पीछे वो कैसा पढ़ाए हैं। तो अगर आप बताएंगे कि बहुत अच्छा पढ़ाए हैं तो इसका मतलब फीडबैक पॉजिटिव है। अगर बोल रहे हैं कि नहीं समझ में आया सर, उनकी क्लास हमें नहीं समझ में आई, तो बोलेंगे एक क्लास और लेके देख लो, फिर भी पूछे नहीं समझ में आई, तो ये क्या हुआ? नेगेटिव फीडबैक हुआ। मतलब कि उन्होंने जो चीज़ें उनको दी गई बच्चों को समझाने के लिए, सलूशन देने के लिए अच्छी तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पाई, ये नेगेटिव फीडबैक हुआ। ये एग्जाम्पल के लिए हमने आपको बताया, बाकी रियल लाइफ से इसका मतलब नहीं है। रियल लाइफ से इसको मतलब करना, ये डिवाइस है वो ह्यूमन सेंस की बात की है हम। एम्पलीफायर सर्किट में नकारात्मक फीडबैक की आवश्यकता क्या है? विकृति को कम करने के लिए, टू इंक्रीज द एम्पलीफिकेशन फैक्टर, टू इंक्रीज द आउटपुट वोल्टेज गेन, टू इंक्रीज द आउटपुट करेंट गेन। देखो यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा? एम्पलीफायर सर्किट में नकारात्मक फीडबैक, एम्पलीफायर सर्किट है उसमें जो नेगेटिव फीडबैक है, कौन सा? नेगेटिव फीडबैक। देखो ये लिखा हुआ है नेगेटिव फीडबैक, इसी को ऐसे लिख देता है नेगेटिव फीडबैक, नेगेटिव फीडबैक। तो इसका यूज किस लिए करते हैं? इसका यूज करते हैं रिड्यूस द डिस्टार्शन, डिस्टार्शन के लिए करते हैं। किसके लिए? डिस्टार्शन के लिए करते हैं। एक चीज़ तो बेनिफिट होगा डिस्टार्शन, हम तो डिस्टार्शन का मतलब होता है एक प्रकार से लॉसेस या हानियाँ जो भी समझिए वो कम करने के लिए करते हैं। लेकिन इससे क्या दिक्कत होता है? जब नेगेटिव फीडबैक लोगे तो आपको ये बेनिफिट तो मिल जाएगा, लेकिन एक चीज़ ये हो जाएगा, आपको जो ट्रांजिस्टर है उसका दक्षता भी घट जाएगा। ट्रांजिस्टर का दक्षता, ट्रांजिस्टर इफिशियंसी आपकी रिड्यूस हो सकती है। ट्रांजिस्टर इफिशियंसी क्या हो सकती है? इफिशियंसी रिड्यूस हो सकती है, घट सकती है, और वोल्टेज गेन भी उसका जो लाभ मिल रहा है वो भी कम हो सकता है। लेकिन जो क्वेश्चन है हमको क्वेश्चन के साथ अकॉर्डिंग आंसर देना है। हमने ये चीज़ आपकी जानकारी के लिए बताया है, डिस्टार्शन तो कम होगा लेकिन इसका एक नुकसान भी है, दक्षता घट जाती है नेगेटिव फीडबैक का। एम्पलीफायर सर्किट में नकारात्मक फीडबैक की आवश्यकता क्यों है? तो आवश्यकता इसलिए है क्योंकि हमें डिस्टार्शन को रिड्यूस करना है, इसलिए हम एम्पलीफायर सर्किट में नेगेटिव फीडबैक का यूज करते हैं।
चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा, अगला क्वेश्चन बोल रहा पावर कंट्रोल सर्किट में डायक का क्या उद्देश्य है। डायक, व्हाट इज द पर्पज ऑफ डायक इन पावर कंट्रोल सर्किट। डायक का सिंबल आपको हमने बताया था, आपने अगर देखा होगा। हमेशा बोलते हैं कि एक क्वेश्चन के साथ हम 2-3 क्वेश्चन कवर अप करने की कोशिश करते हैं। डायक का सिंबल इस प्रकार होता है, इसमें 2 टर्मिनल होते हैं, 2 टर्मिनल होते हैं डायक में, इस तरीका इसका सिंबल होता है। अगर बात की जाए ट्रायक में तो एक एक्स्ट्रा टर्मिनल आ जाता है जिसको हम लोग गेट टर्मिनल बोलते हैं। पावर कंट्रोल सर्किट में डायक का उद्देश्य क्या है, टू एज अ रेक्टिफायर, एज अ ट्रिगरिंग, एज अ ऑसिलेटर सर्किट फॉर एम्पलीफिकेशन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ट्रिगरिंग। किसके लिए ये ट्रिगरिंग का काम करता है, डायक किसके लिए काम करता है, ट्रिगरिंग पर्पज के लिए काम करता है। ट्रिगरिंग कहाँ कहाँ यूज होती है, जैसे हमारे CR वगैरह होते हैं वहाँ पे ट्रिगरिंग की आवश्यकता होती है। आपका ट्रायक होता है, उन सब में हमें क्या होता है ट्रिगरिंग, क्योंकि हमें टर्न ऑन टर्न ऑफ, अगर आप SCR पढ़ें या थायरिस्टर पढ़ें हैं तो उनके टर्न ऑफ मेथड होते हैं, तो वहाँ पे हमें ट्रिगरिंग की भी आवश्यकता होती है, तो वहाँ हम डायक का यूज कर सकते हैं एज अ ट्रिगरर। तो पावर कंट्रोल सर्किट में डायक का क्या उद्देश्य है, पावर कंट्रोल सर्किट में डायक का उद्देश्य ये है कि ट्रिगरिंग के काम में आता है। किसके काम में आता है, ट्रिगर करने के लिए इसका यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन दिया है विच टाइप ऑफ कंट्रोल डिवाइस यूज्ड इलेक्ट्रॉनिक फैन रेगुलेटर। इलेक्ट्रॉनिक फैन रेगुलेटर हमेशा बोलते हैं क्वेश्चन का की पॉइंट पढ़ने की कोशिश करिए। इलेक्ट्रॉनिक फैन रेगुलेटर के लिए हम देखो, इलेक्ट्रॉनिक फैन रेगुलेटर के साथ साथ कभी कभी आपका मशीनों का जो है रेगुलेशन भी दे देता है। कोई फैन का ही जरूरी नहीं, फैन के साथ कोई मशीन मर्ज होती है, या आपका जो इंडस्ट्रियल एरिया होता है वहाँ पर भी इस तरीके का क्वेश्चन पूछ सकता है, मतलब वहाँ से भी क्वेश्चन बना देगा। फैन रेगुलेटर जगह कुछ और भी लिख सकता है, तो आप कंफ्यूज मत होना। जो डिवाइस जिस चीज़ की है उसके बारे में टोटली जानकारी आप रख लीजिए। डायक क्या होता है, डायक में कितने टर्मिनल होते हैं, ट्रायक क्या होता है, ट्रायक में कितने टर्मिनल होते हैं, SCR क्या होता है, SCR किससे बना होता है, SCR का क्या काम है, ये सब चीज़ें आप जानते रहोगे तो क्वेश्चन कैसा भी बना दे आप आसानी से कर लोगे। यहाँ पे पूछा विच टाइप ऑफ कंट्रोल डिवाइस इज यूज टू इलेक्ट्रॉनिक फैन रेगुलेटर, तो कौन सा यूज करते हैं, ट्रायक की बात की जाए, ट्रायक के सिंबल की, तो ट्रायक का सिंबल आप सबको पता होगा, ट्रायक का सिंबल आप सबको पता होगा। उसमें ये डायक की तरीके ही होता है, बस इसमें एक एक्स्ट्रा टर्मिनल आ जाता है जिसको हम लोग गेट टर्मिनल बोलते हैं। यहाँ पे एनोड हो गया, ये आपका कैथोड हो गया, एक टर्मिनल आ जाता है गेट टर्मिनल। बात की जाए डायक की तो डायक में सिर्फ 2 ही टर्मिनल होते हैं। बात की जाए डायक की तो डायक में सिर्फ 2 ही टर्मिनल होते हैं। कितने टर्मिनल होते हैं, 2 टर्मिनल होते हैं डायक में, T1 T2 2 टर्मिनल होते हैं डायक में। बात की जाए UJT की तो UJT का सिंबल कुछ इस प्रकार होता है, UJT का सिंबल कुछ इस प्रकार होता है, आपने देखा होगा UJT का सिंबल कुछ इस प्रकार होता है। तो आप जो है सिंबल जरूर हमेशा याद रखिए, ये आपके बेस टर्मिनल होते हैं, B1 B2 कह सकते हैं, ठीक है। और इसका जो रेजिस्टेंस होता है B1 to B2 किसमें, UJT के केस में बहुत ज़्यादा होता है, 5 किलो ओम टू 10 किलो ओम तक वेरिएशन की, मतलब जो है रेजिस्टेंस के साथ इसमें कैपेसिटी होती है। अगर जहाँ जहाँ हमें मतलब रेजिस्टेंस के साथ वेरिएशन पाना है तो वहाँ कभी कभी हम UJT का प्रयोग भी कर लेते हैं। यहाँ से यहाँ तक के बीच में रेजिस्टेंस कितना होता है, 5 किलो ओम से लेके 10 किलो ओम तक का। तो BJT भी UJT जान गए, डायक जान गए, ट्रायक जान गए। बात गए FET की, तो FET क्या होती है, हमारी वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस होती है। कभी कभी पेपर में पूछ सकता है कि FET का क्या काम होता है। FET एक वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है, FET एक वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है, FET एक वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है। हमने चारों आपको बता दिए कि चारों का क्या क्या फंक्शन होता है, वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है। FET एक वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है। उसके बाद इसका राइट आंसर की बात की, राइट आंसर इसका ट्रायक है। राइट आंसर ट्रायक हमने आपको पहले ही बता दिया है। अब चलते हैं आगे की ओर। पूछा है विच कोऑर्डिनेट ऑपरेशन ऑफ SCR डिलीवर हैवी करंट इन रिवर्स बायसिंग। SCR का कौन सा चतुर्थांश प्रचालन की रिवर्स बायसिंग में भारी करंट देता है। आप लोग कोऑर्डिनेट पढ़ते आ रहे हो। पूछा है विच कोऑर्डिनेट, तो इसको थोड़ा सा क्वेश्चन हम छोटा कर दे रहे हैं, अभी बाद में फिर से बड़ा कर देंगे। आपको यदि कोई दिक्कत होगी तो थोड़ी देर के लिए माफ़ी चाहते हैं, क्योंकि यदि क्वेश्चन छोटा नहीं करेंगे तो हम चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। थोड़ा सा छोटा कर दिए हैं। तो आपको जो कोऑर्डिनेट होते हैं आप लोगों ने पढ़े होंगे, जो बच्चे मैथ पढ़े हैं या कहीं हर जगह पे यूज होता है नॉर्मली। तो आपके कितने होते हैं, चतुर्थांश कितने होते हैं, 4 होते हैं। फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकंड एंड थर्ड, फोर्थ, ये आपके कोऑर्डिनेट होते हैं। अब बात की जाए कि पूछा है, क्वेश्चन पूछा है, देखो विच कोऑर्डिनेट ऑपरेशन ऑफ SCR डिलीवर हैवी करंट। डिलीवर हैवी करंट, तो जब आपका एक SCR के 2 कंडीशन हो सकती है, एक तो फॉरवर्ड बायसिंग हो सकती है, एक तो रिवर्स बायसिंग हो सकती है। फॉरवर्ड बायसिंग और रिवर्स बायसिंग में अंतर सिर्फ इतना है कि उनमें जो पोलरिटी है वो चेंज हो जाती है। आपको हमने पिछली क्लासों में बार बार बताया हुआ है। हमेशा बोलते हैं पीछे क्लास देख के आओगे तो आगे अगर कोई ऐसा कॉन्सेप्ट आता है तो हमें पूरी चीज़ें ना बतानी पड़ेंगी, ना आपको पूरी चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी।
ये आपके 4 कोऑर्डिनेट हो गए। तो इधर आपका ये फॉरवर्ड बायस का हो गया। यदि ये फॉरवर्ड बायस का हो गया, विच कोऑर्डिनेट ऑपरेशन ऑफ SCR डिलीवर्ड हैवी करंट इन रिवर्स बायस, तो फॉरवर्ड बायस जब ये होगा तो इसका रिवर्स बायस किस कोऑर्डिनेट में बनेगा? देखो इसका रिवर्स बायस तो इस कोऑर्डिनेट में आएगा ना, इसका रिवर्स किस में आएगा? इसमें आएगा ना, तो थर्ड कोऑर्डिनेट में आएगा। इसका रिवर्स किस में आएगा? थर्ड कोऑर्डिनेट में आएगा। तो यही पूछा हुआ है, तो यहाँ दिया हुआ होगा विच कोऑर्डिनेट ऑपरेशन ऑफ SCR डिलीवर हैवी रिवर्स का। ये फॉरवर्ड बायस अगर करंट हो गई, ये करंट अगर फॉरवर्ड बायस हो गई, आपकी फॉरवर्ड बायस करंट हो गई, ये करंट आपकी क्या हो गई? फॉरवर्ड बायस करंट हो गई। तो ये कौन सी हो जाएगी? ये रिवर्स बायस हो जाएगी। रिवर्स बायस, रिवर्स बायस करंट हो जाएगी, आपकी रिवर्स बायस करंट हो जाएगी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड कोऑर्डिनेट। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड कोऑर्डिनेट, थर्ड कोऑर्डिनेट। अब चलते हैं, ये देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, ट्रुथ टेबल पूछा दिया हुआ है, वो जब बोला है किस गेट की ट्रुथ टेबल है। हम आपको बताए थे आपके जो बेसिक गेट होते हैं एंड गेट, आर गेट, नॉट गेट होते हैं। अगर बात की जाए यूनिवर्सल गेट की, तो आपके पास दो प्रकार गेट होते हैं, नैंड गेट और नार गेट। इनको यूनिवर्सल क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनसे सभी लॉजिक क्रियाएं हम संपन्न कर सकते हैं। इन्हीं को हिंदी में सार्वभौमिक गेट भी बोल देता है। क्या बोलते हैं? सार्वभौमिक गेट भी बोल देता है। सार्वभौमिक, सार्वभौमिक, सार्वभौमिक गेट या फिर यूनिवर्सल गेट, या फिर यूनिवर्सल गेट, इस प्रकार आपको बोल सकता है पेपर में। तो आप लोग जो है कभी कंफ्यूज मत होइएगा। बाकी पूछा ये क्या है दिखाया गया, तो हमेशा बोलते हैं कि हम थोड़ा सा क्वेश्चन छोटा करेंगे ताकि चीज़ों को एक्सप्लेन कर जाएं। आपकी जो ट्रुथ टेबल दिखाई गई है किसकी है? ट्रुथ टेबल दिखाई गई है किसकी है, तो हम बताते हैं आपको। देखो जो आपके नॉट गेट होते हैं, नॉट गेट की बात की जाए, नॉट गेट की यदि बात की जाए, नॉट गेट की, नॉट गेट की यदि बात करें, नॉट गेट की, तो नॉट गेट में क्या होता है? जो आप इनपुट देते हो वो इन्वर्ट होके मिलता है। क्या मिलता है? इन्वर्ट होके मिलता है। यदि आप ए दिए हैं तो आपको आउटपुट में क्या मिलेगा? y इक्वल टू ए बार, मतलब इन्वर्ट होके आपको वैल्यू मिलेगी। बात की जाए अगर एंड गेट की, यहाँ पे यदि ए दिए हैं तो आपको इन्वर्ट होकर वैल्यू मिलेगी y इक्वल टू ए बार। अगर बात की जाए मतलब जस्ट सपोज, इसकी ट्रुथ टेबल किस प्रकार बनेगी? इसको ट्रुथ टेबल की बात की जाए तो इसकी ट्रुथ टेबल कुछ इस प्रकार बनेगी। यहाँ पे यदि a है तो यहाँ y इक्वल टू ए बार, y इक्वल टू ए बार, इस तरीके बनेगा। यदि आपने यहाँ पे 0 दिया है तो वहाँ 1 मिलेगा, यदि आप यहाँ पे 1 दे रहे हैं तो यहाँ पे आपको 0 मिलेगा। इस प्रकार इसकी टेबल बनती है। अगर बात करें हम आर गेट की, तो आर गेट के केस में क्या होता है? आर गेट में y इक्वल टू क्या हो जाता है? a प्लस बी हो जाता है, a प्लस बी हो जाता है। और उसका सिंबल करें आर गेट की, तो आर गेट का सिंबल कुछ इस प्रकार बनता है। आर गेट का सिंबल, आर गेट का सिंबल इस प्रकार बनता है। आपके ये इनपुट टर्मिनल होते हैं। एंड गेट, आर गेट, उसके बाद एक नॉट गेट, आर गेट, एक गेट आपका और होता है। ये कौन सा हो गया? ये आपका आर गेट हो गया, ये आपका आर गेट हो गया। अभी एक गेट आपका और बचता है, एक गेट आपका और बचता है, क्या बोलते हैं? एंड गेट, आर गेट, एक गेट आपका बचता है एंड गेट। एंड गेट की बात की जाए, एंड गेट की बात करें तो उसमें क्या निकलता है आपका आउटपुट? आउटपुट क्या निकलता है? ए, आपके दो ये इनपुट हो गए, ये आपको इन्हीं को इनपुट बोलते हैं, इसी को इनपुट बोलते हैं, इनपुट। ये आपके इनपुट टर्मिनल है। आपको आउटपुट में क्या मिलता है? y इक्वल टू ए इंटू बी। अब पूछा ये जो टेबल दिखाई गई है ए प्लस बी बार दिखाई गई है, तो ये मतलब इन्वर्ट हुई है। अगर आपका देखो ये नॉट, ये आपका क्या है? आर गेट है, इसी के साथ हम नॉट गेट जोड़ दें, नॉट गेट कैट केस कर दें, मतलब जो आर गेट दिखाया गया है, जो ये आर गेट दिखाया गया है, इसी के साथ हम क्या जोड़ दें? इसी के साथ हम जोड़ दें नॉट गेट, इसी के साथ जोड़ दें हम नॉट गेट। तो यहाँ पे आपके टर्मिनल कौन से थे? दो टर्मिनल थे, ए और बी। यहाँ पे इक्वेशन क्या बनी थी आउटपुट में? ए y इक्वल टू ए प्लस बी बनी थी। लेकिन अब क्या हुआ? यहाँ पे आपने क्या जोड़ दिया? यहाँ पे आपने जोड़ दिया नॉट गेट। क्या जोड़ दिया? आर प्लस नॉट, आर प्लस नॉट, मतलब क्या जोड़ दिया? ये क्या बनेगा? ये बनेगा नार गेट, ये बनेगा आपका नार गेट। मतलब इनको दोनों को हमने जोड़ा है, मतलब इसके साथ मर्ज किया हुआ है। अब देखो तो यहाँ पे y इक्वल टू ए प्लस बी है, लेकिन साथ में आपने क्या लगा दिया? ये नॉट गेट लगा दिया। अब नॉट गेट क्या होता है? उसको जो इनपुट मिलता है उसको जस्ट वो इन्वर्ट कर देता है। यहाँ पे जो वैल्यू मिलेगी उसको इन्वर्ट कर देगा। तो इसका आउटपुट जो है, इसका आउटपुट है ये किसके लिए? इसके लिए इनपुट बन जाएगा ना। तो यहाँ y इक्वल टू ए प्लस बी है, तो ये क्या हो जाएगा? y इक्वल टू ए प्लस बी बार। तो ये किसकी इक्वेशन बनी? आपकी नार गेट की। इसी को हम बोलते हैं नार गेट। मतलब आर गेट और नॉट गेट के संयोग से
आर गेट और नॉट गेट के संयोग से जिस गेट को बनाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, नार गेट बोलते हैं। आर गेट और नॉट गेट आर गेट और नॉट गेट के संयोग से, आर गेट और नॉट गेट के संयोग से जो गेट बनाते हैं उसे नार गेट कहा जाता है, नार गेट कहते हैं। तो आपको आशा है समझ में आ गई होगी। अब देखो यहाँ पे क्या है, y = a + b दिया है बार के साथ में, तो इसका किसका हो जाएगा, ये नार गेट का टेबल हो जाएगा। किसका टेबल हो जाएगा, नार गेट का टेबल हो जाएगा, ये नार गेट का टेबल हो जाएगा। हमने आपको समझाने की कोशिश की है, आशा है आपको समझ में आई। अगर इसी के साथ में हम नॉट गेट जोड़ देते तो क्या बन जाता, ये हमारा फिर नैंड गेट बन जाता। इक्वेशन क्या मिलती, इक्वेशन मिलती हमें y = a × b बार। ये किसके लिए होती है, ये नैंड गेट के लिए होती है, ये आपकी नैंड गेट के लिए होती है, ये आपकी नैंड गेट के लिए होती है। तो आशा है आप सबको समझ में आई हुई। अगर नहीं समझ में आया तो क्लास को थोड़ा सा रिवर्स करिए, आपको चीज़ें समझ में आएंगी, बिल्कुल समझ में आएंगी। चलते हैं आगे की ओर। आगे क्या दिया है, आगे दिया है व्हाट इज द यूज ऑफ टाइम बेस कंट्रोल स्विच नाब इन द सीआरओ। सीआरओ में टाइम बेस, सीआरओ जो होता है, सीआरओ का फुल फॉर्म आप सब जानते हो। सीआरओ का फुल फॉर्म होता है कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। क्या होता है, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप, इसका फुल फॉर्म होता है। बेसिकली अगर बात की जाए इसका क्या काम होता है, तो बेसिकली इसका काम होता है फ्रीक्वेंसी मेजर करना, लेकिन वोल्टा और धारा का मापन भी कर सकते हैं, ऐसी कोई उसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। सीआरओ में टाइम बेस कंट्रोल क्या मापते हैं, आवृत्ति या और जो है इसके साथ साथ वोल्टता या धारा का भी मेजरमेंट कर सकते हैं। सीआरओ में टाइम बेस कंट्रोल स्विच का नाप का उपयोग क्या है, स्वीप स्पीड का चयन करें, इनपुट वोल्टेज रेंज का चयन करें, इनपुट सिग्नल वोल्टेज का चयन करें, बीम की तीव्रता सेलेक्ट इंटेंसिटी ऑफ बीम। तो जो टाइम बेस कंट्रोल स्विच होता है क्या करता है, सेलेक्ट स्वीप स्पीड को, हमारी जो स्वीप स्पीड होती है उसको सेलेक्ट करता है कौन, जो टाइम बेस कंट्रोल स्विच होता है। टाइम बेस कंट्रोल स्विच क्या करता है, टाइम बेस कंट्रोल स्विच क्या करता है, सिलेक्ट द स्वीप स्पीड, मतलब स्वीप स्पीड का चयन करता है, स्वीप स्पीड का चयन करता है, क्या करता है, स्वीप स्पीड का चयन करता है। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाए, सेलेक्ट स्वीप स्पीड। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है व्हाई अ स्नबर सर्किट इज यूज इन द ट्रायक मोटर कंट्रोल सर्किट। तो ट्रायक, और देखो हम बताए थे अभी पिछला शायद पहला या दूसरा क्वेश्चन कराए थे, जो हमारा ये होता है ट्रायक वगैरह मोटरों की गति नियंत्रण में भी इनका सबका यूज कर देते हैं। सीआर होता है, इन सभी हमारे एक प्रकार के कंट्रोलिंग डिवाइस भी हैं, कन्वर्जन डिवाइस भी हैं, जहाँ जैसी जरूरत है उसी प्रकार उसके इक्विपमेंट का यूज कर लेते हैं। रेक्टिफायर का अलग यूज है, फिल्टर का अलग यूज है, आपके जो डायोड है उनका अलग यूज है। रेक्टिफायर डायोड में कोई विशेष अंतर नहीं है, डायोड की मदद से ही हम रेक्टिफायर बनाते हैं। ट्रायक मोटर नियंत्रण सर्किट में एक स्नबर सर्किट का उपयोग किया जाता है टू अवॉइड फॉल्स ट्रिगरिंग, टू इंक्रीज द लाइफ ऑफ ट्रायक, टू इंक्रीज द मोटर टार्क, टू मेंटेन द मोटर स्पीड कांस्टेंट। ट्रायक मोटर सर्किट में एक स्नबर सर्किट का उपयोग कब करते हैं, ट्रायक मोटर सर्किट मतलब कंट्रोल सर्किट, ट्रायक मोटर में कंट्रोल सर्किट में एक स्नबर सर्किट का। ट्रायक मोटर देखो जो सर्किट होती है हमारी, किसी भी मोटर, किसी भी पावर सिस्टम, मतलब हमारी कोई सिस्टम है उसकी जो सर्किट होती है, दो सर्किट होती है, एक होती है पावर सर्किट, एक होती है कंट्रोल सर्किट। पहले तो ये चीज़ जान लीजिए, कितनी सर्किट होती हैं, दो सर्किट होती हैं, एक पावर सर्किट होती है, एक कंट्रोल सर्किट पावर सर्किट और कंट्रोल सर्किट, दो सर्किट होती हैं। दोनों में कोई विशेष अंतर नहीं होता, दोनों में जो है क्या बोलते हैं, सब कुछ सारे अरेंजमेंट लगाए हुए होते हैं, एनवीसी, पुश बटन, नॉर्मली ओपन, नॉर्मली क्लोज, ऐसे सारे अरेंजमेंट हम करते हैं। जरूरत होता है जिस प्रकार जैसी जरूरत होती है, हल्का सा माइनर से फॉल्ट होता है। जो पावर सर्किट होती है, जो आपके मतलब जो पावर सप्लाई आती है जो बाहर से, उसको कंट्रोल करता है। उसके बाद जो कंट्रोल सर्किट होती है, ये मोटर की असेंबली से जितने भी इक्विपमेंट जुड़े हैं उनको कंट्रोल करता है। तो ये आपके दो सर्किट हुए, पावर सर्किट और कंट्रोल सर्किट। कभी कभी एग्जाम में आपसे पूछ सकता है कि सर्किट कितने प्रकार के होते हैं, तो दो प्रकार के होते हैं, पावर सर्किट, एक कंट्रोल सर्किट।
ट्रायक मोटर नियंत्रण सर्किट में इस नंबर सर्किट का उपयोग क्या किया जाता है? टू अवॉइड फास्ट टिकरिंग, टू इंक्रीज द लाइफ ऑफ ट्रायक, टू इंक्रीज द मोटर टार्क, टू मेंटेन द मोटर स्पीड। तो ये हो जाएगा टू अवॉइड फास्ट टिकरिंग। हम हमेशा बताए भी बोले हैं क्या करते हैं, कंट्रोलिंग का काम करते हैं और उसमें सारे इक्विपमेंट जुड़े हुए होते हैं। उसी में जो है एक साथ जो पूरी सर्किट में असेंबली होती है, जुड़े नहीं मतलब होते हैं कि एक असेंबली होती है सर्किट की, कंट्रोल सर्किट की, कहाँ पे रिले लगानी है, कहाँ पे पुश बटन लगानी है, कहाँ पे नॉर्मली और ओपन कॉयल लगानी है, मतलब एनबीसी लगानी है, कहाँ पर जो है थर्मल ओवरलोड रिले, जो मतलब सर्किट किस प्रकार की है, जरूरत किस प्रकार की है, मायने रखता है। तो हम क्या समझते हैं, जो कंट्रोल सर्किट होती है वहां से हम कंट्रोलिंग पाते हैं कि कुछ भी गलत ना हो। तो क्या हो जाएगा? टू अवॉइड फास्ट ट्रिगरिंग, मतलब गलत ट्रिगरिंग से बचाता है। कौन? जो आपका कंट्रोल सर्किट होता है। ट्रायक मोटर में कंट्रोल सर्किट एक इस नंबर सर्किट का उपयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि हमें फास्ट ट्रिगरिंग नहीं करनी होती, फास्ट ट्रिगरिंग से बचाव के लिए हम इसका यूज करते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? व्हाट इज द आउटपुट डीसी वोल्टेज, व्हाट इज द आउटपुट डीसी वोल्टेज हाफ वेव रेक्टिफायर इन द इनपुट एसी वोल्टेज। देखो पूछा है व्हाट इज द आउटपुट डीसी वोल्टेज। आउटपुट वोल्टेज बराबर क्या होता है? अगर बात की जाए इसका एक फार्मूला होता है। पूछा है वोल्टेज इन हाफ वेव रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर की पूछा है बात। अब हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए पूछा है तो हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए हम बता रहे हैं हाफ वेव रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए क्या होता है? आउटपुट वोल्टेज, आउटपुट वोल्टेज, आउटपुट वोल्टेज इक्वल टू इनपुट वोल्टेज। क्या दिया? इनपुट दिया है ना, इनपुट वोल्टेज, इनपुट वोल्टेज, इनपुट वोल्टेज, आउटपुट वोल्टेज क्या बोलते हैं? आउटपुट वोल्टेज इक्वल टू इनपुट वोल्टेज इंटू 0.45। ठीक। अगर बात की जाए फुल वेव रेक्टिफायर की, फुल वेव रेक्टिफायर की, फुल वेव रेक्टिफायर की बात करें, हाफ वेव रेक्टिफायर, अगर फुल वेव रेक्टिफायर की बात कर दे कोई आपसे, फुल वेव रेक्टिफायर की, फुल वेव रेक्टिफायर के केस में क्या हो जाएगा? आपका जो आउटपुट वोल्टेज हो जाएगा, आउटपुट वोल्टेज, आउटपुट वोल्टेज इक्वल टू इनपुट वोल्टेज, इनपुट वोल्टेज इंटू 0.90। अब देखो पूछा है हाफ वेव रेक्टिफायर की, तो हाफ वेव रेक्टिफायर में आप पुट करके देखते हैं। 24 दिया हुआ है, आप देखो यहाँ पे दिया है इनपुट एसी वोल्टेज कितना दिया है? 24 वोल्ट दिया है। 24 इंटू 0.45 दोनों का आप जो है मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा? 24 करेंगे तो 24 1 ये आ जाएगा 10.8। क्या आ जाएगा? 10.8 वोल्ट आ जाएगा। ऑप्शन में कहीं आपका दिया हुआ होगा 24 वोल्ट, 12 वोल्ट, 9 वोल्ट, 9.6 वोल्ट, ये क्या है? 10.8 वोल्ट, जो कि हमने कैलकुलेट करके निकाला है। यदि यहीं पे फुल वेव रेक्टिफायर रख देता तो आपको फुल वेव रेक्टिफायर की वैल्यू पुट करती, जो कि 0.90 होती है। तो इस तरीके से क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट क्लियर करके जाइए। घर से पूछा है आउटपुट डीसी वोल्टेज, तो उसका फार्मूला होता है इनपुट इंटू 0.45। अगला क्वेश्चन दिया व्हाई मोस्ट सेमीकंडक्टर डिवाइस आर मेड बाय सिलिकॉन कंपेयर टू जर्मेनियम। हम हमेशा बताते हैं, देखो कल भी बताए थे, हम हमेशा बोलते हैं व्हाई मोस्ट ऑफ सेमीकंडक्टर डिवाइस आर मेड बाय सिलिकॉन कंपेयर टू जर्मेनियम। हम कल बताए थे कि इसकी टेम्परेचर स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है कंपेरिजन टू जर्मेनियम, सिलिकॉन की, पहली चीज़। दूसरी चीज़ हम ये बताने वाले हैं, अब ये क्यों ज़्यादा होती है? ये ज़्यादा तो होती है, लेकिन क्यों ज़्यादा होती है? तो क्यों ज़्यादा होती है इसके लिए हम क्या जाने, जो आपका एटॉमिक नंबर होता है किसका? सिलिकॉन का। सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 14 होता है शायद, आप लोग देख लीजिएगा, वैसे हमें पता है 14 होता है। परमाणु क्रमांक कितना होता है? 14 होता है। अब जिसका परमाणु क्रमांक कम है, नॉर्मली तौर पर देखा जाए, जर्मेनियम का परमाणु क्रमांक होता है 32 होता है शायद, आप देख लीजिए, लेकिन हमें पता है 32 होता है। परमाणु क्रमांक कितना है? 34 होता है। जर्मेनियम का हमने बताया। अब इसका जब परमाणु क्रमांक कम है, परमाणु क्रमांक कितना है? कम है। इसका परमाणु क्रमांक कम है। जब परमाणु क्रमांक कम है तो सांद्रता अधिक होगी। जब सांद्रता अधिक होगी, सांद्रता इसकी अधिक होगी, सांद्रता अधिक होगी, जब सांद्रता अधिक होगी तो बैरियर पोटेंशियल अधिक होगा। सांद्रता अधिक होगी तो बैरियर पोटेंशियल भी अधिक होगा, बैरियर पोटेंशियल भी अधिक होगा, बैरियर पोटेंशियल भी अधिक होगा। बैरियर पोटेंशियल अधिक होगा, टेम्परेचर स्टेबिलिटी अधिक होगी। जब बैरियर पोटेंशियल अधिक होगा तो टेम्परेचर स्टेबिलिटी, क्योंकि जो आप क्या बोलते हैं यहाँ पे, तापीय स्टेबिलिटी, स्थायित्वता, हिंदी में शायद स्थायित्व बोलते हैं,
स्थायित्वता, स्टेबिलिटी इंग्लिश में बोलते हैं। आप लोग थोड़ा सा गूगल कर लीजिएगा अगर आपको लगे कि जो है स्टेबिलिटी कुछ दिक्कत है ट्रांसलेट में। तो क्या हुआ, परमाणु क्रमांक कम है इसलिए सांद्रता अधिक होगी, सांद्रता अधिक होगी तो बैरियर पोटेंशियल अधिक होगी, बैरियर पोटेंशियल अधिक है तो तापीय थर्मल स्टेबिलिटी भी अधिक होगी, थर्मल स्टेबिलिटी अधिक है इसीलिए हम इसका यूज करते हैं। क्वेश्चन में कहीं दिया होगा उच्च बाधा वोल्टेज, उच्च प्रतिरोध, उच्च तापीय चालकता, उच्च धारा ले जाने की क्षमता, तो दिया उच्च बाधा वोल्टेज, हाई बैरियर वोल्टेज, हाई रेजिस्टेंस रेंज, हाई थर्मल कंडक्टिविटी क्या बोलते, और हाई करंट कैरिंग कैपेसिटी। तो यहाँ से आपका आंसर निकल के आया है कि परमाणु क्रमांक कितना है, 14 है आपका, कम है, सांद्रता अधिक होगी इसलिए बैरियर पोटेंशियल इसका बढ़ जाएगा। अब आप कैसे जाने बैरियर पोटेंशियल बढ़ेगा, क्योंकि आपके जो होते हैं उपकोष होते हैं KLMN आपने भरे होंगे, जाने होंगे, तो आप ऐसे फिल करेंगे। तो आप किस फॉर्म में फिल करते हैं, आप इस फॉर्म में फिल करते हैं, पहले कक्षक में 2 भरते हैं, 2, दूसरे में मैक्सिमम 8 भर सकते हैं, तीसरे में मैक्सिमम 18 फिल कर सकते हैं, इस तरीके से आप भरते हैं, चौथे में मैक्सिमम 32, ऐसे इस फॉर्म में आप लोग भरते हैं। तो इसका कितना होता है, 14 होता है, तो 2, 8, 4 इस फॉर्म में भरोगे। अब यहाँ पे देखोगे आपका कक्षक ही नहीं पूरा हो रहा है जो होना चाहिए। सेमीकंडक्टर की शर्तें होती हैं, सेमीकंडक्टर की शर्तें क्या होती है आप सबको पता है, सेमीकंडक्टर की शर्तें क्या होती हैं, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट है बाह्यतम संयोजी कोष में ये वाला होता है, यहाँ पे कितने हो चाहिए, इज इक्वल टू 4, कितने होने चाहिए, 4 हैं, 4 होने चाहिए। तो ये सब चीज़ें यदि आपको क्लियर होंगी तभी आप समझ पाओगे। अगर बात की जाए कंडक्टर की केस के तो बाह्यतम संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी आपका, अर्धचालक के केस में, अर्धचालक के केस में यदि बात करते हैं चालक के केस में तो क्या हो जाएगा, चालक के केस में बाह्यतम संयोजी केस में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, 4 से कम, 4 से कम। ये कौन सा हो गया, अर्धचालक का केस हो गया, 4 से कम है, 4 से कम है, 4 से कम है तो ये क्या हो जाएगा, ये चालक हो जाएगा, ये चालक हो जाएगा। अगर 4 से ज़्यादा है, यहाँ पे लिख देते हैं, यदि 4 से ज़्यादा है, 4 से ज़्यादा है तो कुचालक हो जाएगा। ये हमने आपको यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन आपके तैयार कर दिए। पर एटॉमिक नंबर 14 है, कम है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, सांद्रता अधिक हो जाएगी, सांद्रता अधिक हो जाएगी तो बैरियर पोटेंशियल भी अधिक हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या दिया है, हाई बैरियर वोल्टेज, ये दिया हुआ है, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हाई बैरियर वोल्टेज, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हाई बैरियर वोल्टेज, हाई बैरियर वोल्टेज। यहाँ पे हम लिख भी देते हैं हाई बैरियर वोल्टेज, हाई बैरियर वोल्टेज, हाई बैरियर वोल्टेज, ये हमने आपको बताया था। बैरियर पोटेंशियल हाई हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। तो ये रहा इसका राइट आंसर, कौन सा, पहला नंबर सही है, ए नंबर, कौन सा, ए नंबर इसका सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, व्हाट इज द आउटपुट वोल्टेज इफ द सेंटर टाइप ट्रांसफार्मर इज ओपन सर्किट इन अ फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट है, आप जानते हो रेक्टिफायर हमारे कितने होते हैं, हाफ वेव होता है, फुल वेव होता है, ब्रिज रेक्टिफायर होता है। थोड़े थोड़े करेक्शन करके हम मॉडिफाई करके और भी तरीके के रेक्टिफायर बना सकते हैं, लेकिन जो बेसिकली हम लोग पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं कौन कौन से होते हैं, हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर और ब्रिज रेक्टिफायर। इसमें पूछा व्हाट इज द आउटपुट वोल्टेज इफ द सेंटर टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर इज ओपन सर्किटेड। सेंट्रल टाइप ओपन सर्किट, व्हाट इज द आउटपुट वोल्टेज इफ द सेंटर टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर इज ओपन सर्किटेड इन अ फुल वेव रेक्टिफायर में यदि ट्रांसफार्मर का सेंटर टाइप, जो ट्रांसफार्मर का सेंटर टाइप सर्किट है ओपन हुआ है, रेक्टिफायर सर्किट में ओपन है, तो आउटपुट वोल्टेज क्या है, जब आपका ट्रांसफार्मर का जो सेंट्रल टाइप ट्रांसफार्मर है वो तो क्या है, ओपन है। यदि ट्रांसफार्मर का सेंटर, यदि इंग्लिश में पढ़ लेते हैं, हिंदी में थोड़ा सा पढ़ने में दिक्कत हो रही है। व्हाट इज द आउटपुट वोल्टेज इफ द सेंटर टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर इज ओपन सर्किटेड। आउटपुट वोल्टेज क्या होगा, आउटपुट वी आउट क्या होगा, इफ द सेंटर, यदि सेंटर टाइप, यदि सेंटर टाइप्ड ट्रांसफार्मर इज ओपन सर्किटेड, यदि सेंटर टाइप ट्रांसफार्मर आपका ओपन सर्किटेड है, ओपन सर्किटेड है, ओपन सर्किट मतलब खुला हुआ है, क्या है, खुला हुआ है। इज ओपन सर्किट फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट, किसमें, फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट है। देखो फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट क्या होती है, आप सब लोग पढ़े होंगे, फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट आप सब पढ़े होंगे। फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट आपने सबने बनाई भी होगी। इस प्रकार डायोड लगे रहे हुए होते हैं, इस प्रकार D1 D2 कुछ इस प्रकार बनी हुई होती है। तो यहाँ पे बोला हुआ है
कि इफ़ द सेंटर टैप ट्रांसफार्मर इज ओपन सर्किटेड, यदि ये ओपन सर्किटेड है तो आपको आउटपुट में क्या मिलेगा। पूछा सेंटर टैप तरंग रेक्टिफायर सर्किट में खुला है तो आउटपुट वोल्टेज क्या मिलेगा, तो इस केस में आपको मिलेगा 0 आउटपुट वोल्टेज। जब खुला है ओपन सर्किटेड है तो आपको आउटपुट वोल्टेज बिल्कुल नहीं मिलेगा। उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है विच ऑसिलेटर प्रोवाइड हाई एक्यूरेट स्टेबल फ्रीक्वेंसी, कौन सा दोलक उच्च सटीक स्थिर आवृत्ति प्रदान करता है। विच ऑसिलेटर प्रोवाइड हाई एक्यूरेट स्टेबल फ्रीक्वेंसी, हार्टले ऑसिलेटर, काल्पिट ऑसिलेटर, क्वार्ट्ज ऑसिलेटर और दिया है आरसी फेज शिफ्ट ऑसिलेटर। ऑसिलेटर आप जानते हैं दोलनकारी होते हैं और इसमें क्या होता है एसी सप्लाई नहीं देते, इसमें भी फीडबैक का अरेंजमेंट होता है, फीडबैक के अरेंजमेंट से इसको हम ऑपरेट करते रहते हैं। आपने पढ़ा होगा ऑसिलेटर के बारे में। उच्च कौन सा दोलक उच्च सटीक मतलब हाई और एक्यूरेट, क्या दिया है हाई और एक्यूरेट, हाई और एक्यूरेट, हाई और एक्यूरेट, हाई और एक्यूरेट ये दोनों होने चाहिए। तो देखो ये किस केस में होता है हाई और एक्यूरेट, तो यहाँ पे दिया है कौन सा हार्टले ऑसिलेटर। हार्टले ऑसिलेटर का हम यूज करते हैं जब हमें उच्च सटीक स्थिर आवृत्ति चाहिए, उच्च सटीक स्थिर आवृत्ति चाहिए। कौन सी चाहिए, उच्च सटीक स्थिर आवृत्ति चाहिए। कौन सी चाहिए, हार्टले ऑसिलेटर यूज कब करते हैं, जब हमें उच्च और सटीक स्थिर आवृत्ति की जरूरत होती है, उस समय हम क्या यूज करते हैं, हार्टले का प्रयोग किया जाता है। किसका, कौन सा दोलक उच्च सटीक स्थिर आवृत्ति के लिए प्रयोग किया जाता है, तो उसका यूज करते हैं हम हार्टले ऑसिलेटर का, हार्टले ऑसिलेटर का। अब अगला क्वेश्चन दिया व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ बेस मटेरियल इन ट्रांजिस्टर, एक ट्रांजिस्टर में आधार सामग्री का विशेष गुण क्या है। व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी ऑफ बेस मटेरियल इन ट्रांजिस्टर, एक ट्रांजिस्टर में आधार सामग्री का विशेष गुण क्या है। जो आपका ट्रांजिस्टर होता है उसमें क्या होते हैं, आपकी 3 परत होती हैं, पीएनपी ट्रांजिस्टर भी हो सकता है, एनपीएन ट्रांजिस्टर भी हो सकता है। तो यहाँ अगर हम बात कर लें कोई सा भी ट्रांजिस्टर ले ले तो उसका जो ट्रांजिस्टर का जो उससे अभी ट्रांजिस्टर पीएनपी एनपी से मतलब नहीं है, ये पूछा है आधार जो बेस होता है, इसमें 3 परत भी होती हैं, मतलब 3 लेयर होती हैं, दिखाते हैं कौन कौन सी होती हैं। हमने तो पीएनपी के दिखाते हैं ट्रांजिस्टर, लेकिन उसमें 3 लेयर होती है, कौन कौन सी होती है देखो। जैसे आपका पीएनपी ट्रांजिस्टर है या एनपीएन ट्रांजिस्टर, कोई सा भी ट्रांजिस्टर है तो वहाँ एनपीएन ट्रांजिस्टर है, ये आपका एनपीएन ट्रांजिस्टर है। अभी चलो इसको भी मिटा देते हैं, आपको हम जो सीधे जिस फॉर्म में होता है उस फॉर्म में दिखाते हैं। जो आपका ट्रांजिस्टर होता है, ये होता है, तो इसमें आपका एक होता है इमीटर, एक होता है बेस, एक होता है कलेक्टर। जब हमने संरचना बनाई तो आपको देख के लगा होगा सर एक पार्ट छोटा कर दिए हैं, एक पार्ट और उससे भी छोटा कर दिए, एक पार्ट सबसे बड़ा कर दिए हैं। तो ये आपका होता है इमीटर, ये होता है बेस, ये होता है आपका कलेक्टर। इमीटर बेस और ये होता है आपका कलेक्टर। इमीटर बेस और कलेक्टर 3 परत हो गई। तो देखो अगर भौतिक संरचना के आधार पर जो आपको दिख रहा है दूर से, तो सबसे बड़ी परत आपको कौन सा दिख रही है, आपको सबसे बड़ी कौन सी है आपको दिख रही है, सबसे बड़ी कौन सी है कलेक्टर की। उसके बाद सबसे छोटी कौन सी है, सबसे छोटी कौन सी है, बेस की। सबसे ज़्यादा पतली कौन सी है, बेस की। उसके बाद सेकंड में है, मध्यम में कौन सी है, इमीटर का जो स्पेस है वो मध्यम है। तो सबसे बड़ा सबसे छोटा कौन सा, बेस। सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे बड़ा कलेक्टर। ये किसके आधार पे, भौतिक संरचना के आधार पे, भौतिक संरचना के आधार पे, भौतिक फिजिकल कंस्ट्रक्शन के आधार, भौतिक संरचना के आधार पे, भौतिक संरचना के आधार पर, भौतिक संरचना के आधार पर, ये किसके, भौतिक संरचना के आधार पे। अब लेकिन एक होता है डोपिंग लेवल के आधार पर। अब देखो इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भौतिक संरचना के आधार पर बताया है। अगर बात कर दे डोपिंग लेवल के आधार पर तो वहाँ पर आप कंफ्यूज मत होना, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा हम छोटा कर दे रहे हैं। आपको बता रहे हैं डोपिंग लेवल के आधार पर, दोनों में फर्क होता है। क्वेश्चन हमेशा पढ़ना, यदि क्वेश्चन नहीं पढ़ोगे तो परेशान हो जाओगे। ये क्वेश्चन हम बीच में लगा दिए हैं, ये आपका छोटा सा थोड़ा कर दिए हैं। अब उसके बाद देखो डोपिंग लेवल के आधार पे यदि देखें, ये एक कंस्ट्रक्शन और बनता है किसके आधार पे, डोपिंग लेवल के आधार पे। डोपिंग लेवल के आधार पे किस पे, डोपिंग लेवल के आधार पे एक कंस्ट्रक्शन और बन सकता है, डोपिंग लेवल के आधार पर। किसके आधार पर, डोपिंग लेवल के आधार पर, डोपिंग लेवल के आधार पर। अब डोपिंग लेवल की बात की जाए तो आपके जो कौन से होते हैं, इमीटर, उसके बाद बेस,
कलेक्टर, इमीटर बेस कलेक्टर जो आपके होते हैं, इमीटर बेस कलेक्टर। भौतिक संरचना के आधार पे हमने बताया सबसे बड़ा कौन सा होता है, कलेक्टर होता है, और बीच का कौन सा है, एमीटर। सबसे छोटा कौन सा होता है, बेस होता है आपका सबसे। लेकिन अगर यहाँ पे डोपिंग लेवल की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा डोपिंग किसकी होती है, एमीटर की। सबसे ज़्यादा डोपिंग, सबसे ज़्यादा डोपिंग लेवल किसका होता है, एमीटर का। किसके आधार पर बता रहे हैं, डोपिंग लेवल के आधार पर बता रहे हैं। हमेशा याद रखना, कंफ्यूज मत होना। डोपिंग लेवल के आधार पर सबसे ज़्यादा डोपिंग किसकी होती है, एमीटर की। और उसके बाद सबसे कम किसकी होती है, सबसे कम होती है बेस की। सबसे कम, सबसे कम होती है किसकी, सबसे कम, सबसे कम किसकी होती है, सबसे कम होती है बेस की। अगर बात की जाए क्या बोलते हैं मीडियम साइज में, तो किसकी होती है, कलेक्टर की। मीडियम साइज, मध्यम, मध्यम डोपिंग। तो एक चीज़ तो क्लियर हो गई होगी कि भौतिक संरचना के आधार पर क्या कौन सा बड़ा होता है और डोपिंग लेवल के आधार पर। अब देखो क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक ट्रांजिस्टर में आधार में सामग्री विशेष का गुण क्या है, व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ बेस मटेरियल ट्रांजिस्टर। तो देखो लाइट डोप एंड वेरी थिन, आधार सामग्री मतलब बेस का पूछा है, आधार हमें याद रखना, आधार जो बीच वाली परत है उसके बारे में पूछा है। तो लाइटली डोप्ड, तो दोनों केस में एक चीज़ तो देखो, यहाँ पर भी बेचारा छोटा सा था और यहाँ पर डोपिंग भी सबसे कम है। मतलब दोनों चीज, दोनों केसेस में सबसे कम यही है। तो इसमें एक चीज़ तो आपकी डाउट क्लियर हो गई होगी, चाहे भौतिक संरचना के आधार पर देखें चाहे डोपिंग लेवल के आधार पर देखें, सबसे कम डोपिंग लेवल किसका होगा, बेस का होगा। और सबसे कम जो इसकी परत होगी इसकी भौतिक संरचना के आधार पर, तो कौन सी होगी, बेस की होगी। तो इसी दोनों मानसिकताओं के साथ हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं। ये दोनों मानसिकता अपने माइंड में सेट कर लीजिए, इसी मानसिकता के साथ हम चलेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने। हल्के से डोप किया हुआ और बहुत पतला, हल्के से डोप किया। देखो यहीं पे हमें पहले ही क्वेश्चन मिल गया, क्वेश्चन का आंसर मिल गया, हल्के से डोप किया हुआ। तो हल्की डोपिंग है ना, सबसे कम डोपिंग, हल्की डोपिंग, हल्की डोपिंग, हल्की डोपिंग, सबसे कम डोपिंग, हल्की डोपिंग, हल्की डोपिंग, सबसे कम डोपिंग। उसके बाद वेरी थिन, सबसे पतला भी होता है। देखो सबसे पतला भी होता है, सबसे पतला भी होता है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 43 का ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। 43 का ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 44 को क्या दिया है, व्हाट इज द टाइप ऑफ एम्पलीफायर, व्हाट इज द टाइप ऑफ एम्पलीफायर। देखो ये एम्पलीफायर दिखाया गया है। तो यहाँ पे आपका कौन सा है, एम्पलीफायर दिखाया गया है। ये आपका किस प्रकार, ये आपका इनपुट टर्मिनल है, ये आपका, अगर चीज़ें ना दिख रही हो तो हम क्लियरिफाई कर देते हैं। ये आपका इनपुट टर्मिनल है, यहाँ पे कैपेसिटर लगा हुआ है, ये आपके रेजिस्टेंस लगे हुए हैं R2 और एक प्रतिरोध लगा हुआ होगा R1। ये आपका लोड रेजिस्टेंस है, ये आपका लोड रेजिस्टेंस है, ये कैपेसिटर C2 है, ये C1 है। अब देखो ये आपका आउटपुट है, ये आपका आउटपुट है, ये आपका सोर्स है, ये आपका आउटपुट है। सोर्स नहीं कह सकते इसको, आउटपुट कह सकते हैं। इनपुट आपका जब इधर है तो इसको हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके पॉजिटिव है और ये आपका नेगेटिव है, यहाँ से आप आउटपुट ले रहे हो। पूछा है व्हाट इज द टाइप ऑफ एम्पलीफायर। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ दिख ले, एम्पलीफायर का यदि आपने सर्किट, ट्रांजिस्टर की हम हमेशा बताते हैं, ट्रांजिस्टर का सिंबल देखिए। ट्रांजिस्टर कौन कौन सा ट्रांजिस्टर होता है, पुशपुल ट्रांजिस्टर कौन होता है, कॉमन एमीटर कौन होता है, कॉमन बेस कौन होता है, कॉमन कलेक्टर कौन होता है, आधार परत कौन होती है, डोपिंग क्या होती है, ये सब चीज़ें आप पहले से जानते रहिए, क्योंकि हर एक क्वेश्चन में हर एक चीज़ें नहीं बताई जा सकती हैं। तो ये आपका जो क्या बोलते हैं एम्पलीफायर दिखाया गया है, ये कौन सा दिखाया गया है, कॉमन एमीटर टाइप का। इसमें जो एमीटर है उसको कॉमन रखा गया है, कॉमन एमीटर टाइप का दिखाया गया है। किसको दिखाया गया है, कॉमन एमीटर टाइप को, कॉमन एमीटर टाइप एम्पलीफायर। इसमें हम एमीटर को कॉमन रखे हुए हैं, किसको, एमीटर को हम कॉमन रखे हुए हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, विच रजिस्टर डिटरमाइन द वोल्टेज गेन अ कॉमन एमीटर एम्पलीफायर। वोल्टेज गेन का फार्मूला आप सब जानते हो, जैसे एफिशिएंसी निकालते हैं, आउटपुट अपॉन इनपुट निकालते हैं, उसी प्रकार हमारा वोल्टेज गेन होता है। वोल्टेज गेन क्या होता है, वोल्टेज गेन इक्वल टू आउटपुट अपॉन इनपुट, आउटपुट अपॉन इनपुट। कितना हमने दिया, कितना हमें प्राप्त हुआ, आउटपुट अपॉन इनपुट। कौन सा प्रतिरोध एक सामान्य एमीटर एम्पलीफायर में वोल्टेज लाभ को निर्धारित करता है। तो देखो वोल्टेज लाभ को कौन निर्धारित करेगा, अब यहाँ पे वोल्टेज गेन को डिसाइड कौन करेगा। तो यहाँ पे डिसाइड करने वाली सेम सर्किट दिया है जो पीछे बताए हुए हैं। यहाँ पे पूछा है कि वोल्टेज गेन किससे, वोल्टेज गेन डिसाइड कौन करेगा, वोल्टेज गेन हमेशा डिसाइड करता है लोड रेजिस्टेंस। कौन डिसाइड करता है, लोड रेजिस्टेंस। लोड रेजिस्टेंस कहाँ पे लगा हुआ है, देखते हैं। यहाँ पे आपका रेजिस्टेंस लगा हुआ है R1, यहाँ पे लगा हुआ है कैपेसिटर, और यहाँ पर भी कैपेसिटर लगा है, यहाँ पर भी कैपेसिटर, ये लगा है ये आपका R1 है, ये आपका R2 है, ये आपका इनपुट है,
इनपुट है और ये आपका पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल है, ये आपका आउटपुट है, ये आपका आउटपुट है। सामान्य एमीटर एम्पलीफायर वोल्टेज लाभ को निर्धारित कौन करता है? तो आपको निर्धारित करेगा जो आरएल होगा। कौन निर्धारित करेगा? लोड रेजिस्टेंस। लोड रेजिस्टेंस जिसकी बात कर रहे थे कहाँ पे लगा है? ये ऊपर की ओर लगा है। ये क्या डिसाइड करेगा? यही डिसाइड करेगा कि कितना वोल्टेज गेन आपको मिलने वाला है, कितना वोल्टेज गेन मिलने वाला है। इसका डिसाइडेशन कौन करेगा? इसका डिसाइडेशन हमारा लोड रेजिस्टेंस करेगा। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? लोड रेजिस्टेंस। चीज़ें ज़्यादा क्लेरिफाई नहीं है तो इसलिए हम ज़्यादा चीज़ें एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं। यदि ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो वहाँ पर एक चीज़ बता देंगे कि ये मीटर कहाँ पे है, बेस कहाँ पे है, ये आपका जो लगा हुआ है, और आउटपुट का टर्मिनल कैसे होते हैं, कैपेसिटर C1 कहाँ लगा हुआ है। अगर इसके बाद कोई ऐसा क्वेश्चन आएगा तो वहाँ पे हम सारी चीज़ें और क्लियरिफाई कर देंगे। फिलहाल इतना जानिए, कौन सा प्रतिरोध है सामान्य एमीटर एम्पलीफायर को वोल्टेज लाभ निर्धारित करेगा? तो यहाँ पे जो लगा हुआ है आरएल, आरएल ही क्या करेगा? वोल्टेज गेन को डिसाइड करेगा। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? आरएल बोले तो लोड रेजिस्टेंस, आरएल बोले तो लोड रेजिस्टेंस, आरएल बोले तो लोड रेजिस्टेंस। ये रहे आज के हमारे शानदार धुआंधार क्वेश्चन सीरीज। आशा है, उम्मीद है आप सबने पढ़ा होगा, समझा होगा। यदि नहीं समझ में आया तो आप क्वेश्चन को रिवर्स करके देख लीजिए, तुरंत क्लास को बैक करके देख लीजिए। यदि स्पीड तेज लग रही थोड़ा धीमी कर लीजिए, अगर जो है धीमी लग रही थोड़ा तेज कर लीजिए। सारे सोल्यूशन आपके मोबाइल डिवाइस में होते हैं। और हम इसी के साथ जो है आज का क्लास समाप्त करते हैं। आप सब लोग जो है पढ़िए, रिविजन करिए। यदि इस क्लास से कुछ जानकारी मिल रही है तो उन सब बच्चों को भी बताओ जो इस सुविधा से, इस लाभ से वंचित है, ताकि उन सबका भी भला हो सके। धन्यवाद।